हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग रीडिंग के अंतर्गत रैपिड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम इन दोनों में डिफरेंस करने वाले हैं, अंतर करने वाले हैं कि सस्वर वाचन और मौन वाचन में क्या अंतर होता है, रैपिड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ से बहुत बार परीक्षा में पहले भी प्रश्न आ चुका है, इन दोनों में अंतर पूछा गया है, तो अभी भी ये इम्पॉर्टेंट ही है, परीक्षा में फिर से पूछा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे आज हम ये पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट को हम लोग जान चुके हैं, तो अंतर करना हमारे लिए बहुत आसान है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने पार्टीशन किया हुआ है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रैपिड रीडिंग की, सस्वर वाचन की, और दूसरी साइड हम बात करेंगे मौन वाचन की या साइलेंट रीडिंग की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हम बात कर रहे हैं सस्वर वाचन से संबंधित। सस्वर वाचन में ध्वनियों का बोध, उच्चारण, शुद्धता, उपयुक्त बलाघात, स्पष्टता, वाचन प्रवाह तथा स्वर में उतार चढ़ाव की प्रधानता होती है। तो इसमें किसकी प्रधानता होती है? इसमें वाणी में उतार चढ़ाव, शुद्ध उच्चारण, उपयुक्त बलाघात या ध्वनियों का बोध होना, उच्चारण की शुद्धता है, स्पष्टता है, और इसके साथ ही वाचन प्रवाह भी होता है। तो ये सब चीजें इसमें प्रधान होती हैं। हम सब जानते हैं कि सस्वर वाचन में बच्चा होंठ हिला करके अर्थात अपने वोकल कॉर्ड से आवाज करके, मुंह से आवाज करके फिर पढ़ता है, रीड करता है किसी भी सामग्री को, अध्ययन सामग्री को या छपी हुई या लिखित सामग्री को। तो इसमें इन सब की ओर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे को ध्वनियों का बोध अच्छी तरह से हो सके। इसके अलावा वो जो उच्चारण करे रीडिंग के दौरान या पठन वाचन के दौरान, वो एकदम शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और इसके अलावा जहाँ पे शब्दों पर बलाघात देने की ज़रूरत है, यानी जहाँ पे हमें बल दे करके कुछ शब्दों का उच्चारण करना होता है, वहाँ पे इस चीज़ को भी बच्चा अच्छे से कर सके। फिर उसके द्वारा बोले गए जो भी शब्द हैं जो उसने रीड किए हैं, जिस तरह से वो शुद्ध होने चाहिए उसी तरह से वो स्पष्ट भी होने चाहिए। वाचन की उचित गति होनी चाहिए, इसी को कहते हैं वाचन प्रवाह। और इसके अलावा वाणी में उतार चढ़ाव होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें प्रधान होती हैं, किसमें? सस्वर वाचन में, या फिर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रैपिड रीडिंग में। इसके बाद देखिए, इसके अपोजिट साइड पे मौन वाचन या साइलेंट रीडिंग में क्या बात है कि मौन वाचन में इनका कोई स्थान नहीं होता। किनका कोई स्थान नहीं होता? ध्वनियों का बोध, उच्चारण, शुद्धता, उपयुक्त बलाघात, स्पष्टता, वाचन प्रवाह, स्वर में उतार चढ़ाव, इनका कोई स्थान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें तो इन सबका इसलिए स्थान होता है क्योंकि इसमें बच्चा बोल बोल करके पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा मन में केवल नेत्रों और मस्तिष्क को सक्रिय रख करके बिना मुंह से आवाज किए, बिना होठों को हिलाए रीडिंग करता है। तो इन सब चीजों का कोई महत्व या कोई स्थान नहीं होता। अध्ययन सामग्री में निहित तथ्यों, भावों, विचारों को ग्रहण करने का मौन वाचन में अवसर मिलता है। इसके बजाय इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो अध्ययन सामग्री है, अर्थात जिस सामग्री को बच्चा पढ़ रहा है, उसमें निहित जो तथ्य हैं, उसके जो फैक्ट्स हैं, भाव है, उसके अंदर जो विचार हैं, उनको बच्चा अच्छे से ग्रहण करता है, उसको ऐसा अवसर मिलता है। किसमें? मौन वाचन में या फिर साइलेंट रीडिंग में। तो ये हमारा पहला बिंदु है जो रैपिड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग में अंतर को, डिफरेंस को बता रहा है। इसके बाद देखिए हमारा दूसरा बिंदु, व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार से किया जाता है। जो हमारा सस्वर वाचन है वो व्यक्तिगत भी किया जा सकता है, यानी एक बालक इसको कर सकता है, या फिर सामूहिक रूप से जब हम पूरी क्लास को, एक ही चैप्टर को एक साथ बोल बोल करके पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सामूहिक वाचन। तो ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। और यहाँ पे इसके अपोजिट में देखिए, छात्र को अपनी गति से वाचन करने का अवसर मिलता है। तो इसमें क्या करते हैं? मौन वाचन में बच्चा अपनी गति से सीखता है, जो भी उसकी गति होती है उससे सीखता है, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत रूप से किया जाता है ना मौन वाचन, इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, भाषा प्रयोगशाला का
निर्माण सस्वर वाचन के शिक्षण के लिए किया गया है। भाषा प्रयोगशाला क्या है स्टूडेंट्स? भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब। हम सभी जानते हैं कि एक समय था कि बात की जाती थी कि भाषा के लिए तो कोई प्रयोगशाला नहीं होगी, प्रयोगशाला किसकी हो सकती है? केवल साइंस की हो सकती है। लेकिन अब बाल केंद्रित शिक्षा के चलते हम सभी को पता है कि मैथ्स की भी लैब होती है, मैथ्स लैब होती है, इसके अलावा साइकोलॉजी की लैब होती है, इसी तरह से लैंग्वेज लैब भी होती है। भाषा प्रयोगशाला जो है वो भी भाषा प्रयोगशाला भी होती है और उसका उपयोग किस में किया जाता है? सस्वर वाचन में किया जाता है। बच्चे को अच्छे से सस्वर वाचन करना आ जाए, पढ़ना आ जाए, इसके लिए भाषा प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। तो मौन वाचन के लिए भाषा प्रयोगशाला का कोई उपयोग नहीं है। भाषा प्रयोगशाला में ऐसा कुछ नहीं होता जिससे कि बच्चा मौन वाचन में अभ्यस्त हो जाए। केवल वो बच्चे को सस्वर वाचन में ही अभ्यस्त करने में सहायता करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर भाषा प्रयोगशाला का मौन वाचन में भी कोई महत्व नहीं है। भाषा प्रयोगशाला मौन वाचन में कोई काम ही नहीं आ सकती है। यानी लैब की सहायता से, भाषा प्रयोगशाला की सहायता से बच्चे को साइलेंट रीडिंग में एक्सपर्ट नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको बता दूं कि भाषा प्रयोगशाला में कैबिन्स बने होते हैं, प्रत्येक बच्चे के पास हेडफोन्स होते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, कंप्यूटर होता है वहाँ पे, सॉफ्टवेयर्स के द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है। क्योंकि रीडिंग करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। हम बात कर चुके हैं भाषा को सीखने के कौशलों की, तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो तीसरा जो कौशल है वो है पढ़ना या फिर वाचन करना। ठीक है, रीड करना, रीडिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना। और रीडिंग के बाद ही चौथा जो कौशल है वो डेवलप हो पाता है बच्चे में, जिसको हम कहते हैं राइटिंग, अर्थात लिखना। तो पहला बच्चा पढ़ना सीखेगा, उसके बाद लिखना सीखेगा। तो इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें, रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। जब तक बच्चा सुनना पहले सबसे पहले स्टार्ट करता है, सुनने के द्वारा फिर बोलना, बोलने के द्वारा पढ़ना, पढ़ने के द्वारा लिखना। तो इस तरह से एक सीक्वेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं LSRW रूल। इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये जो आपका ये क्रम है ये तभी पूर्ण हो पाएगा जब बच्चा इन चारों को अच्छे से सीख जाएगा। तो रीडिंग में भी बच्चे को एक्सपर्ट बनाने में भाषा प्रयोगशाला का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन ये केवल और केवल इम्पोर्टेंट है रैपिड रीडिंग में, साइलेंट रीडिंग में इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये 3 बिंदु जिनके बारे में हमने जान लिया है। अभी और भी पॉइंट्स हैं जो इनमें अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट है आपके सामने, सस्वर वाचन के दौरान कक्षा का वातावरण स्वर में रहता है। स्वर में मतलब कक्षा में उससे ध्वनियाँ या फिर हम कह सकते हैं स्वर गूंजते रहते हैं, क्योंकि इसमें बोल बोल करके बच्चा रीड करता है। इससे कक्षा का जो वातावरण है वो स्वर में रहता है। और इसके अलावा इसके अपोजिट में देखिए मौन वाचन में क्या होता है? मौन वाचन के दौरान कक्षा का वातावरण शांति में रहता है। ठीक है, शांति बनी रहती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, सब अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। तो वहाँ पे उस वाचन के दौरान अर्थात रैपिड रीडिंग के दौरान, सस्वर वाचन के दौरान कक्षा का वातावरण स्वर में रहता है और इसमें मौन वाचन में, साइलेंट रीडिंग में शांति में रहता है। आगे देखिए, सस्वर वाचन उच्चारण शुद्धि हेतु किया जाता है, क्योंकि सस्वर वाचन जब बच्चा करेगा तभी हमें पता चलेगा कि बच्चे का उच्चारण शुद्ध है या नहीं है। अगर उसमें सुधार की जरूरत होगी तो आप एज अ टीचर उसमें सुधार लेकर के आ सकते हो। लेकिन मौन वाचन में ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चा बोल बोल के नहीं पढ़ता है तो उच्चारण पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो बच्चे को सस्वर वाचन जो करवाया जाता है वो उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए, उच्चारण शुद्धि के लिए कराया जाता है। और मौन वाचन क्यों कराया जाता है? विषय वस्तु को आत्मसात करने हेतु। ठीक है, जिससे कि उसे विषय वस्तु, कंटेंट जो बच्चा पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, वो अच्छे से समझ में आ सके, इसके लिए उसे साइलेंट रीडिंग कराई जाती है। फिर देखिए, छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी है। तो रैपिड रीडिंग या सस्वर वाचन केवल छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है। बड़ी कक्षाओं में यहाँ पे मौन वाचन ही अच्छा होता है। मौन वाचन बड़ी कक्षाओं हेतु उपयोगी है। हम भी जब स्कूल में छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तब हम
क्या करते थे, सस्वर वाचन करते थे, रैपिड रीडिंग करते थे, लेकिन जैसे ही हम 7th 8th क्लास में आए तो हमने क्या किया, मौन वाचन करना, साइलेंट रीडिंग करना प्रारंभ कर दिया। और आज भी हम साइलेंट रीडिंग ही करते हैं, हम सस्वर वाचन या रैपिड रीडिंग नहीं करते हैं ना। तो रैपिड रीडिंग सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है, और वो हम कह सकते हैं मौन वाचन दूसरी सीढ़ी है। तो पहले बच्चा सस्वर वाचन करना सीखता है, जिससे कि उसे ध्वनियों का बोध हो जाता है, उसे उच्चारण में उसके शुद्धता आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है, वाणी में उतार चढ़ाव आ जाता है, और उसके बाद उसे मौन वाचन में अभ्यस्त किया जाता है। तो छोटी कक्षाओं में क्या किया जाता है, छोटी कक्षाओं में बच्चे को सस्वर वाचन कराया जाता है। तो सस्वर वाचन केवल छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी है, जबकि बड़ी कक्षाओं के लिए साइलेंट रीडिंग या फिर जिसे हम कहते हैं साइलेंट रीडिंग या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं मौन वाचन, वो उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखिए, ध्यान पूर्वक सुनना आवश्यक है। सस्वर वाचन अच्छे से हो, इसके लिए ध्यान पूर्वक सुनना आवश्यक है। किसे ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि इसमें बोल बोल करके मुंह से फिर उच्चारण किया जाता है या रीडिंग की जाती है, तो इसलिए अपनी ही ध्वनि को जो हम मुंह से बोल रहे हैं उसको कानों के द्वारा ध्यान पूर्वक सुनना आवश्यक है, इसमें रैपिड रीडिंग में। और इसमें विचारों को समझना आवश्यक है, इसमें ध्यान पूर्वक सुनना आवश्यक है और इसमें विचारों को समझना आवश्यक है। नेक्स्ट, पढ़ने में समझने की गति धीमी होती है। तो इसमें क्या होता है, हमारी पढ़ने या फिर समझने की गति धीमी होती है, किसमें, रैपिड रीडिंग में, मौन वाचन में, ठीक है। लेकिन इसमें पढ़ने व समझने की गति तीव्र होती है। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें नेत्र और मस्तिष्क पूरी तरह से सक्रिय होता है। फिर स्थूल एवं संक्षिप्त अध्ययन संभव है, सूक्ष्म एवं व्यापक अध्ययन आवश्यक है। अब इसमें देखिए, स्थूल मतलब मोटे रूप से अगर किसी चीज को पढ़ना है, जहां पे आपने, या फिर संक्षिप्त रूप में यानी किसी चीज की समरी पढ़नी है तो बोल बोल के पढ़ सकते हो, सस्वर वाचन के द्वारा पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने सूक्ष्म अध्ययन करना है या व्यापक अध्ययन करना है तो उसके लिए आपको मौन वाचन ही करना होगा, क्योंकि विचारों को समझने की जो क्षमता है, विषय वस्तु को आत्मसात करने की जो क्षमता है, वो मौन वाचन में ही है, साइलेंट रीडिंग में ही। लास्ट देखिए, थकान जल्दी होने लगती है और इसमें थकान अपेक्षाकृत कम होती है। तो सस्वर वाचन में हम बोल बोल के पढ़ते हैं, देखा करो बच्चों को बोलते बोलते सांस चढ़ने लग जाता है ना, गला सूखने लग जाता है, तो बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी लगती है ना बोलने में, बोल बोल के पढ़ने में। और इसमें क्या होता है कि मन मन में पढ़ना होता है, बिना मुंह से बोले हुए, तो एनर्जी कम लगती है, इसलिए इसमें थकान बच्चों को कम होती है। तो ये है 10 बिंदु हमने पढ़े हैं, ये 10 बिंदु हमें सस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो हो गया सस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर, और मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया कि पहले भी यहाँ से प्रश्न आता रहा है तो अब भी आ सकता है। अब इसी के साथ सेकेंड यूनिट के हम सी पार्ट को पढ़ रहे हैं, मेंशन है यहाँ पे, और इसमें हमें जो ये रीडिंग पढ़नी थी दोनों तरह की, साइलेंट रीडिंग भी और इसके अलावा रैपिड रीडिंग भी, वो तो हमने पढ़ी। इसी के साथ ही आगे मेंशन है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमें रीडिंग में क्या यूज है, न्यूज़पेपर्स का, जर्नल्स का, या फिर इसके अलावा बुक्स का, वो भी पढ़ना है। तो आज हम आगे इससे बात करने वाले हैं कि यूज ऑफ न्यूज़पेपर्स इन रीडिंग। हम बात करने वाले हैं कि न्यूज़पेपर्स का, समाचार पत्रों का रीडिंग में क्या उपयोग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे लेकर के चलते हैं और इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही एक अच्छी इंटरेस्ट की बात है। जिन लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो जाती है वो बिना न्यूज़पेपर के रह ही नहीं सकते। आपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, वो टाइम पास करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और इवन यहाँ तक कि पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, ठीक है, पूरा दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। और जिस दिन न्यूज़पेपर नहीं आता, किसी भी रीज़न से नहीं आता या हॉलीडे होता है, तब उनको बड़ा प्रॉब्लम सी हो जाती है, समस्या हो जाती है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तो पूरा दिन हर एक खबर को पढ़ना होता है। सारा दिन वो न्यूज़पेपर को साथ में ले लेकर के घूमते रहते हैं, घर में जहाँ भी बैठे होते हैं न्यूज़पेपर लेकर के बैठते हैं।
है ना। तो न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत ही अच्छी आदत है, बहुत ही हम कह सकते हैं एक रुचिकर जिसको हम बोलते हैं हैबिट है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि न्यूज़पेपर पढ़ना, जो उसको न्यूज़पेपर को रीड करना है वो कैसे उपयोगी है, उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, यही हमारा टॉपिक है। यूज ऑफ न्यूज़पेपर इन रीडिंग, वाचन में समाचार पत्रों का क्या उपयोग है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु आपके सामने है कि न्यूज़पेपर रीडिंग से स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं, उनकी हैबिट भी होती है, लोग टाइम पास करने के लिए भी पढ़ते हैं। तो टाइम पास का मतलब क्या है, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग हो सकता है इस न्यूज़पेपर के द्वारा। स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करना, बच्चों को आदत हो सकती है अपने आप से फ्री टाइम में कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की। अगर बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है तो हमें बच्चों को कहना चाहिए कि उनको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों में स्वाध्याय की, अपने आप से पढ़ने की आदत का विकास होता है। ठीक है, इसके अलावा वो क्या है, साहित्य और समाज से जुड़ते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में जो भी सूचनाएं उनको प्राप्त होती हैं वो सभी उन्हें समाज के बारे में, साहित्य के बारे में जानकारी देती है। इससे क्या है, उनका खुद का एक व्यू बनता है उन्हीं सामाजिक समस्याओं के प्रति, और वो भी चिंतन मनन करना प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह से उनमें तार्किक क्षमता का विकास करने के लिए ये बहुत ही एक अच्छी हैबिट है। तो न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ही एक अच्छी हैबिट है, इससे उनमें स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भाषाई विकास। लैंग्वेज की किस तरह से डेवलपमेंट होती है, तो भाषा का विकास तो होगा ही। रीडिंग का मतलब ही भाषा का विकास करना है। बच्चों की जो भाषा है उसमें नए नए वर्ड ऐड हो जाते हैं, उनकी डिक्शनरी और भी बड़ी हो जाती है, उन्हें नवीन शब्दों का ज्ञान होता है, उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो इस तरह से उन्हें शुद्ध और हम कह सकते हैं परिष्कृत भाषा जिसको कहते हैं, परिष्कृत भाषा का ज्ञान हो जाता है, उनकी भाषा में शुद्धता आ जाती है, या भाषाई विकास और भी ज़्यादा प्रबल हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बिंदु है गणितीय ज्ञान का विकास। अब यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई गणित का विकास किस तरह से बच्चों में हो जाता है न्यूज़पेपर पढ़ने से। तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत सी वर्ग पहेलियाँ आती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए कोई पुरस्कार भी रखे जाते हैं। और इसके अलावा जैसे आपने सुडोको जिसको बोलते हैं वो न्यूज़पेपर में आता है, वर्ग पहेली होती है 0 से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक जो नंबर हैं उनको आपने सेट करना होता है बॉक्सेस के अंदर। तो ये वर्ग पहेलियाँ जो होती हैं ये आपकी गणितीय क्षमता का विकास करने में आपका सहयोग देती हैं। उसके बाद देखिए नैतिक विकास। नैतिक विकास मतलब बच्चे को ये पता चलना कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप देखिए नैतिकता की बातें न्यूज़पेपर में बहुत हम कह सकते हैं सीखने को मिलती हैं। किस तरह से, न्यूज़पेपर में मान लीजिए खबर छपती है कि किसी व्यक्ति को बैग भरा हुआ मिला नोटों से और उसने वो जा करके लौटा दिया और उसे इस चीज़ के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, अब बच्चे में ये होगा कि हाँ हम में ये मानवता होनी चाहिए, या हम में भी ये ईमानदारी का गुण होना चाहिए। ईमानदारी का गुण होना नैतिक विकास के अंतर्गत ही तो आता है। अब इन जिन बिंदुओं को हम दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब समाज के साथ चलना, अपना विकास करना, और हमें क्या करना, समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वाह करना। हम में दया, करुणा, परोपकार की भावना होनी चाहिए, यही सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। तो न्यूज़पेपर के द्वारा हम क्या करते हैं, समाज के साथ जुड़ते हैं। समाज में क्या हो रहा है, हमारे चारों ओर के वातावरण में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये सारी खबरें हमें किसके थ्रू मिलती हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू ही मिलती हैं। और इससे क्या होता है, उनके प्रति हमारी एक सोच मिलती है। जहाँ पे हमारी कहीं पे भी कोई ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, तो हम सजग होते हैं कि हाँ हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए। और इस तरह से हम में क्या होता है, या बच्चे में क्या आती हैं, दया, करुणा, परोपकार, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये सारी चीज़ें बच्चे को हेल्प करती हैं उसके नैतिक विकास में या उसके सामाजिक विकास में। तो ये सूचनाएं जो उसे न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती हैं, ये सारी सूचनाएं उसके
ये जो इम्पोर्टेंट है सर्वांगीण विकास में, नैतिक विकास और सामाजिक विकास, जिस तरह से शारीरिक और मानसिक विकास का अपना एक महत्व है, उसी तरह से ही सामाजिक विकास का भी अपना महत्व है। इसके बिना हम सर्वांगीण विकास की बात नहीं कर सकते जब तक बच्चे में सामाजिक विकास या नैतिक विकास ना हो। तो इस तरह से बच्चे के सर्वांगीण विकास में ये दोनों विकासों का बहुत ही महत्व है और न्यूज़पेपर रीडिंग से ये भी होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सामान्य ज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज तो बढ़ती ही है, आप देखा करो घर के बड़े बुजुर्गों को पूरी एकदम हम कह सकते हैं उनकी जीके स्ट्रॉन्ग होती है। हमें नहीं पता होता कुछ क्वेश्चंस के आंसर, लेकिन उनको पता होता है, उनको आंसर्स पता होते हैं। हमें कई बार हैरानी होती है, अच्छा इनको ये पता है हमें नहीं पता। तो सामान्य ज्ञान का विकास होता है। आप देखा करिए बहुत सारी क्विज भी आती हैं उसमें न्यूज़पेपर में, उन क्विज़ेस को बच्चे सॉल्व भी करते हैं। इवन यहाँ तक कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये और फिर करंट तो पूरा का पूरा तैयार ही होता है, वहाँ से न्यूज़पेपर से ही तैयार होता है। अगर आप कोई ऐसी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें करंट से क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको अगर आप कोई किसी से पूछते हो कि मैं करंट कहाँ से तैयार करूँ, तो आपको वो व्यक्ति सबसे पहले यही कहेगा कि करंट तो आप जो है क्रोनोलॉजी पढ़ो, ये सब कुछ पढ़ो, और सबसे पहले आपको एक ही बात बोलेगा कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो, तो आपका करंट वैसे ही तैयार हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, सामान्य ज्ञान का विकास होता है, हमारी जो जनरल नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पर्यावरणीय ज्ञान। पर्यावरण का ज्ञान, पर्यावरण क्या है, हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसको पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की यही परिभाषा है ना, स्टार्टिंग की क्लासेस में 3rd 4th क्लास में हम ये डेफिनेशन पर्यावरण किसे कहते हैं रटते फिरते थे, लेकिन बात क्या है, हमारे चारों ओर के जो आवरण है चारों ओर का उसको हम पर्यावरण कहते हैं। और क्या, यही तो है परिधन आवरण, चारों ओर का आवरण या वातावरण जिसे हम कहते हैं। तो आप देखिए ये जो पर्यावरण है उसके प्रति भी हमें नॉलेज मिलती है न्यूज़पेपर के थ्रू। ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, जो भी वैश्वीकरण की बात होती है, या इसके अलावा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसको इस तरह से कम किया जा सकता है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं या जिनको हम कहते हैं विचारक हैं, उनकी क्या कहना है, पृथ्वी को कैसे बचाया जाना चाहिए, प्रदूषण को कैसे कम किया जाना चाहिए, कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं, इन सब के बारे में, जो भी पर्यावरण के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती है। तो इस तरह से पर्यावरण के प्रति जो भी उनकी जो स्कीम्स हैं हम कह सकते हैं, या सौर ऊर्जा का किस तरह से ज़्यादा उपयोग किया जाना चाहिए, इस तरह से हमें सारी की सारी नॉलेज घर बैठे ही न्यूज़पेपर के थ्रू मिल जाती है। उसके बाद देखिए लास्ट बिंदु है पठन क्षमता का विकास, यानी हमारी जो रीडिंग की एबिलिटी है वो विकसित होती है। तो बिल्कुल सही बात है, जब हम डेली न्यूज़पेपर बच्चे को हैबिट डाल देते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो उसकी जो रीडिंग है वो अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसकी जो एबिलिटी है कि वो पहले थोड़ा कम मैटर को पढ़ेगा, लेकिन डेली धीरे धीरे न्यूज़पेपर पढ़ने के द्वारा उसकी जो रीडिंग की क्षमता है, उसकी जो वाचन क्षमता है, पठन क्षमता है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ बिंदु हैं जो हमें न्यूज़पेपर का यूज़ बताते हैं कि किस तरह से न्यूज़पेपर हमारे लिए पढ़ना या बच्चे के लिए पढ़ना फ़ायदेमंद होता है। स्वाध्याय का विकास होता है, भाषाई विकास यानी भाषा का विकास होता है, बच्चे में गणितीय ज्ञान का विकास होता है, मैथ स्ट्रॉन्ग होती है उसकी, नैतिक विकास, सामाजिक विकास होता है, बच्चे में सामान्य ज्ञान का विकास होता है, पर्यावरणीय ज्ञान मिलता है उसे, पर्यावरण के का जो ज्ञान है वो होता है, और इसके अलावा उसकी पठन क्षमता या रीडिंग एबिलिटी में वृद्धि होती है। ये पॉइंट्स हो गए हैं हमारे, और इससे पहले हमने दोनों में अंतर भी कर लिया, रैपिड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग में क्या अंतर था, यानी सस्वर वाचन और मौन वाचन में क्या अंतर था। तो स्टूडेंट जो सेकेंड यूनिट का ये सी पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने जिस तरह से न्यूज़पेपर के बारे में जानकारी ली है, इसी तरह से हमने जर्नल्स के बारे में भी पढ़ना है। जर्नल्स के अलावा हमने बुक्स के बारे में भी पढ़ना है, यानी जर्नल और बुक किस तरह से रीडिंग में उपयोगी होती हैं, वाचन में इनका क्या महत्व होता है, क्या उपयोग होता है, इस पे भी हमने बात करनी है। उसके बाद हमारी जो ये सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो होप करती हूँ जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो, कहीं पे कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप क्या करें, संपर्क करें, कांटेक्ट करके हमसे पूछने का प्रयास करें।
ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो भी सारी नॉलेज देनी है मैंने वो नेक्स्ट क्लास में दूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।